चलिए बेटा, आज हम समझेंगे उत्पत्ति का हास नियम। उत्पत्ति का हास नियम किसे कहते हैं? एक बहुत सरल तरीका उत्पत्ति का हास नियम समझने का। उत्पत्ति के हास नियम में किस प्रकार से कमी होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति का हास नियम है ना, आज समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि उत्पत्ति के हास नियम जो समझते हैं तो उसमें प्रमुख बात ये होती है कि हम स्थिर साधनों में तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन जब परिवर्तनशील साधनों को जब हम परिवर्तित करते हैं तो कितनी प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, उत्पत्ति का हास किस प्रकार से होता है, वो आज हम समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले काम करेंगे, हम तीन अवस्थाओं तीन तालिका बनाएंगे। तालिका में सबसे पहले लिखेंगे हम श्रम की परिवर्तनशील इकाई, यूनिट, इसको बोलते हैं इकाई। कुल उत्पादन टीपी, टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद लिखेंगे औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, एपी। इसके बाद सीमांत उत्पादन, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। और अवस्था, ध्यान दें आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई एक बेकरी है, बेकरी में काम करने वाले लोग हैं, मान लीजिए एक कारीगर को हमने लगाया तो उस कारीगर ने 10 बक्सों का निर्माण किया, तो कितनी यूनिट तैयार हुई आपकी? 10। दूसरी कितने प्राप्त हुई? 28। तीसरे को लगाया कारीगर को 48, चौथे को प्राप्त हुई 64, पांचवे को प्राप्त हुई 75, छह को प्राप्त हुई 84, और 7 को लगाया 84, और 8 को प्राप्त हुआ तो 80। जैसे प्राप्त होती। अब पूछा जाए कि आपको औसत उत्पादन कितना रहा, मतलब एक जब कारीगर श्रम की इकाई बढ़ाते गए, मजदूर बढ़ाते गए, कारीगर बढ़ाते गए, तो क्या प्रभाव पड़ा? जब पहला हमें कारीगर लगाया था उसमें कितना प्राप्त हुआ? 10। इसको कैसे निकालते हैं? इसका भाग इसमें देंगे, एक 10 है 10। इसके बाद दूसरा देखे जाइए आप लोग, दूसरी इकाई दो कारीगर हमने बढ़ाया, श्रम की इकाई लोग कभी हमने, या 28 है तो इतना आएगा आपका 14। 2 एकम 2, 2 चुकू 8, 14 हुआ। मतलब एक कारीगर ने कितना बनाया? 14। 3 ने बनाया कितना? 16। 4 ने बनाया 16 औसत, 5 का आएगा 15, 6 का आया 84, 7 का आया 12, 8 का आया आपको 10। कुछ नहीं करना, इसका इसमें भाग देना और संख्या निकल जाएगी आपकी औसत। अब मार्जिनल निकालना, मतलब एक कारीगर को बढ़ाने पर कितना उत्पादन में वृद्धि हुई, ये बताना है। जब हमने एक कारीगर बनाया, शुरुआत में हमने उत्पादन किया तो कितना हुआ हमारा? सीमांत उत्पादन 10 हुआ। दूसरे में कितना हुआ हमारा? 18। ये कैसे निकलता है? इसको निकालने का टेंशन नहीं है। जो वर्तमान का हमारा उत्पादन है उसमें से पूर्व उत्पादन को घटाने पर जो शेष बचता है उसी को बोलते हैं हम सीमांत उत्पादन। तो कितना प्राप्त हुआ हमको? 18। तीसरे में कितना प्राप्त हुआ हमें? 20। चौथे में प्राप्त हुआ हमें 64 में से 16। पांचवें बनाने पर प्राप्त हुआ 11। छह में प्राप्त हुआ 9। 7 में प्राप्त हुआ 0, और 8 में प्राप्त हुआ आपका 4 -4। अब ये सारणी जब बनकर तैयार हो गई तो इसमें कुछ डिफाइन करना, समझाना है। इसमें 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जब हम स्थिर साधनों को कोई बदलाव नहीं करते, परिवर्तनशील साधनों में बदलाव करते हैं तो हमको 3 प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती है। प्रथम अवस्था देखो हमारी कहां से कहां तक है? 10 से 20 तक। इसमें सभी चीजें बढ़ी हमारी। उत्पादन 10 से 28 हुआ, 48 हुआ। यहाँ भी औसत उत्पादन 10, 14, 16 हुआ। यहाँ हुआ आपका 10, 18, 20। इसको बोलते हैं प्रथम अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम अवस्था। मतलब उसको बोलेंगे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, क्योंकि इसमें बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है हमारी। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है। देखो प्रतिफल बढ़ तो रहा है, प्रतिफल आपका बढ़ रहा है। अब देखो सीमांत में क्या हो रहा है? 16, 11, 9। क्या हो रहा है? घट रहा है। 16, 15, 14 औसत भी घट रहा है। और कुल उत्पादन आपका 64, 75, 84 है ना। ये बढ़ तो रहा है लेकिन घटती हुई वृद्धि से, धीमी वृद्धि से बढ़ रहा है। तो पहले में हुआ आपका 16, 11, 9। इसको बोलेंगे द्वितीय को घटते प्रतिफल की अवस्था। क्या बोलेंगे हम इसको? घटते प्रतिफल की अवस्था, है ना। तीसरा आपका कहलाता है, आपका तीसरी अवस्था में देखो आप क्या होता है, 7 आपने कारीगर कर दिया तो आपको कितना प्राप्त हुआ? 0 और -4। तृतीय अवस्था प्राप्त होती है 0 से लेकर 4, है ना, 7 से 8 इकाई तक। यहाँ अवस्था में क्या हो रहा है? आपको ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि उत्पत्ति के हास नियम में जब हम परिवर्तनशील इकाइयों में जब बदलाव करते हैं, स्थिर इकाई वही प्राप्त होती है, तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की, द्वितीय अवस्था घटते प्रतिफल की, और तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की। ये आपका प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न के लिए फिर समझिएगा, देखिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए। मेरा चैनल अगला वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।